मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं संजीव साहब का और ज़मरू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं आ गया। इमिग्रेशन वालों के साथ बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया क्योंकि वो जानते नहीं थे मुझे। भारत का वीज़ा मिलना अब उतना ही मुश्किल हो गया है जितना मुश्किल इंडो पाक मुशायरे का अच्छा होना। बकौल मीर, क्या रहा है मुशायरे में अब, क्या रहा है मुशायरे में अब, लोग कुछ जमान होते हैं। ये मीर साहब का शेर है। संजीव साहब का और ज़मरू साहब का शुक्रिया एक मरतबा फिर कि उन्होंने मुझे दिल्ली देखने का मौका दिया। दिल्ली अब दोबारा बदल गई है। पहली दफ़ा जब दिल्ली बदली थी तो मीर ने कहा था, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। अब मीर जो कुछ कह गए तो लाजमी है मुसफ़ी को भी वही कहना, क्योंकि उन पे एक इल्ज़ाम लगा आ रहा है कि मीर की तरह की शायरी करते। मुसफ़ी ने कहा, दिल्ली कहे हैं जिसको ज़माने में मुसफ़ी, मैं रहने वाला हूँ उसी उजड़े दयार का। ये मीर पहले कह चुके थे। दिल्ली के तबाह होने के बाद इन लोगों ने लखनऊ आबाद होता हुआ देखा, मगर चले गए, मगर दिल नहीं लगा। तो मीर ने फिर कहा कि मताए हुनर फेर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो। अब जब मीर ने कह दिया तो मुसफ़ी को भी कहना पड़ा, ऐ मुसफ़ी मत पूछ के दिल्ली से निकल कर क्या कहिए कि हम कितने पशेमान रहे हैं। अब गालिब वगैरह की, क्योंकि मैं बहुत सी बातें यहाँ छपा दूंगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ आने से पहले खुर्शीद कसूरी साहब, हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, जिनकी किताब की रुनुमाई बम्बई में हुई थी, मुझसे कहने लगे, सुना है दिल्ली जा रहे हो, साथ क्या ले जा रहे हो? मैंने कहा, एक काली पॉलिश की डिबिया साथ ले जा रहा हूँ ताकि किसी को जहमत ना उठाना पड़े। गुलाम अली भी मेरे बहुत दोस्त हैं, मैंने बरसों HMV में काम किया है। मैंने उनसे कहा, बार बार भारत क्यों चले जाते हैं? कहने लगे, अनवर भाई वहाँ मेरी बड़ी आओ भगत होती है। मैंने कहा, भारत आपसे कहता है आओ, और आपकी महफिल शुरू होने से 2 घंटे पहले आपकी भगत शुरू हो जाती है। तो हालात ज़रा साजगार होने दें, इंशाल्लाह फिर जाइए तो मज़ा आएगा। मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा था कि दिल्ली अब दोबारा बदल गई है। लाखों गाड़ियाँ, लाखों मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसें, ट्रक। आज मीर दिल्ली में होते तो उनको मालूम हो जाता कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। दिल्ली की तबाही पर ज़माने के सारे शायरों ने शायरी की। मुझे जो शेर बहुत पसंद आया वो मुसफ़ी का था। अब देखो तो कलई सी उनकी उधड़ गई है, अब देखो तो कलई सी उनकी उधड़ गई है, था जिन इमारतों पर दिल्ली के काम गज का। कलई को कहते हैं गज। कराची में मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ जिसकी मर्ज़ी आए चला आता है। गालिब, सौदा, नज़ीर, इकबाल, आतिश सब आ चुके हैं, उनसे मेरी ख़तो किताबत भी है। गालिब मेरे घर आए, मैंने उनका इंतखाब करने की इजाज़त मांगी तो कहने लगे, पहले अपने मुल्क का इंतखाब ठीक तरह करो फिर गालिब पे आओ, क्योंकि मैं अपने इंतखाब में धांधली नहीं चाहता। कहने लगे, मुझे 4-5 शेर बग़ैर किताब खोले हुए ज़बानी सुनाओ, अगर मेरे शेर तुम्हें याद हैं। मैंने सुना है, ज़ौफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, ज़ौफ़े जुनू को वक्त तपिश दर भी दूर था, एक घर में मुख्तसर सा बेआबां ज़रूर था। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया। जब आप ऊंची इमारत पे बैठे हों बालकनी में, तो अगर आसमान को ऑरेंज देखें, जो न्यूयॉर्क में ज़्यादातर नज़र आता है, तो शायद गालिब बैठे हों कभी। मुझे अब देख कर अब्रे शफ़क़ आलूदा याद आया कि फ़ुरक़त में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। इश्क में हमने ही इब्राम से परहेज़ किया, वरना जो चाहिए असबाब तमन्ना सब था। इब्राम का मतलब है तकाज़ा, मुतालबा करना। मैंने चौधरी बेगम के बारे में पूछा कि चौधरी कैसी हैं, तो कहने लगे कि अब बदल गई हैं अनवर बहुत। मुझे ख़त लिखती हैं तो आखिर में लिखती हैं, हिजाब की तालिब चौधरी। पाकिस्तान के बारे में पूछने लगे क्या हालात हैं। मैंने कहा ठीक नहीं है,
नौजवान सड़कों पर से गाड़ियां उठाने लगे हैं। मुस्कुराकर बोले, मियाँ ये तो बहुत बुरी बात है, जब हम उनकी उम्र के थे तो हम दूसरे शायरों के मिसरे भी नहीं उठाते थे, जबकि उनमें वज़न भी नहीं होता था। मैंने कहा, मिर्ज़ा कभी फैज़ साहब से मुलाकात हुई? कहने लगे, एक दफ़ा ज़ौक़ के इंतकाल पर हुई थी। मिर्ज़ा की बात मेरी समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा, ज़ौक़ ने लिखा था, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो ज़ौक़ ने मर के भी चैन नहीं पाया तो दोबारा मर गए। वहीं फैज़ से मेरी मुलाकात हुई। कहने लगे, मिर्ज़ा शर्मिंदा हूँ, अभी तक आपके घर नहीं आ सका। दूसरे दिन शाम के वक्त दरवाजे पे ठक ठक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो फैज़ खड़े थे, उनके साथ एक साहब थे। फैज़ ने कहा, मिर्ज़ा मैं पहली मर्तबा आपके घर आया हूँ, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए फ़राज़ को साथ ले आया। अब मेरे यहाँ जो सिलसिला है लोगों के आने जाने का वो लगा रहता है। ख़त भी आते। सुबह 7 बजे मैं अपने कमरे में बैठा विलायत खान साहब का अहीर बहरों सुन रहा था। अफजल जो मेरा मुलाजिम है आकर कहने लगा, साहब कोई बुज़ुर्ग आए हैं, रक्शे में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, मांगने वाले नहीं लगते, आपसे मिलना चाहते हैं, आप जाकर मिल लें। मैं बाहर जाता हूँ, बुज़ुर्ग मुझे देखकर बहुत मुश्किल से रक्शे से उतरते हैं और रोते हुए कहते हैं, मीर जी इस तरह से आते हैं जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। ये शेर मीर का ही है। मैं पहचान गया ये मीर तकी मीर है। मैंने रोने की वजह दरियाफ़्त की तो कहने लगे, आंसू मेरी आंखों में हरदम जो ना आ जाता तो काम मेरा अच्छा पर्दे में चला जाता। रक्शे वाला कहने लगा, अबे मुशायरा बाद में शुरू करियो, पहले 500 रुपये दे दो। मैंने रक्शे वाले से ज़रा सख्ती से कहा, तमीज़ से बात नहीं कर सकते, अबे कहने की क्या ज़रूरत थी। मीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अबे के लफ्ज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। कहने लगा, नवाही बक कितना, क्यों हुआ है सीढ़ी अबे जा भी, यूँ बुलाते हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर अबे अबे वो चाक गरीबा वाले। रक्शे वाला कहने लगा, सारे शेर मीर तकी मीर के सुना रहे हो, मेरे वालिद भी मीर का एक शेर हर दफ़ा पढ़ा करते थे, मर गए। कहते हैं रोने वाले यहाँ से गए, सब यहीं रह गए कहाँ से गए। कहते हैं मरने वाले यहाँ से गए, सब यहीं रह गए कहाँ से गए। मैं पर्स से 500 रुपये निकाल कर रक्शे वाले को देता हूँ। मीर साहब रक्शे वाले को बताते हैं वो मीर तकी मीर है। रक्शे वाला कहने लगा, ऊपर जाने में चंद सेकंड रह गए और झूठ बोल रहे हो, मीर तकी मीर को मरे हुए 200 बरस हो गए, पैसे नहीं थे तो रक्शे में क्यों बैठे। मीर साहब कहने लगे, तुम्हारे रक्शे के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मैं समझा मेरा रक्षा है। रक्शे वाले ने 500 रुपये का नोट मुझे वापस कर दिया और कहा, ये इनको दे दो, और रक्षा स्टार्ट करके चला गया। मैंने मीर साहब से कहा, मीर जी मैंने पहला रक्शे वाला देखा है जिसको आपके शेर याद है। मीर साहब कहने लगे, क्या दूसरे रक्शे वालों को फैज़ याद है। मैंने कहा, ज़रूर याद होंगे, फैज़ साहब बहुत बड़े शायर थे। मेरी बात सुनकर मीर जी कहने लगे, अगर उनको फैज़ याद है तो फिर हाफिज़, सौदा, गालिब और इकबाल भी याद होंगे। मीर जी, किसी भी बड़े शायर से मुतासिर होना कोई बुरी बात नहीं है, मरने के बाद आप इस तरह की बातें करना छोड़ दें, घर में तशरीफ़ लाएं। भाई तुम्हारे घर का चमन तो बहुत खूबसूरत है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, आपकी मर्ज़ी। वैसे भी आपको चमन से बहुत लगाव था। मियाँ लगाव तो था, कैसा चमन के हमसे असीरों को मना है, चाके कफ़स से बाग की दीवार देखना। कैसा चमन के हमसे असीरों को मना है, चाके कफ़स से बाग की दीवार देखना। क्या बात है मीर जी, किस नफीस तरीके से मना को आप वज़न में ले आए हैं। कराची कैसे आना हुआ। पीपल्स पार्टी के एक सिंधी वज़ीर हैं, उन्होंने दावतनामा भेजा था, बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर बिलावल हाउस में एक मुशायरा होना है जिसकी सदारत मुझे करना थी। आपको क्यों बुलाया। मेरा एक शेर था, न हुए हम नज़ीरी से यूँ तो शेर के फ़न में बेनज़ीर हुए। वो शायद सिंधी वज़ीर समझ रहे हैं शेर हमने बेनज़ीर के लिए लिखा है। दावतनामा भेज दिया और ये भी लिखा था मेरा क़याम भी बिलावल हाउस में होगा, यानी आसिफ जरदारी के महल में। क्या कह रहे हैं मीर जी, आप आसिफ जरदारी के महल में ठहरे हुए हैं। 4-5 मरतबा जा चुका हूँ, वहाँ कोई नहीं है। मीर साहब ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन नहीं आता अनवर मियाँ, तो जाके देख लो, खाली पड़ा है खाने दौलत वज़ीर का, बावर नहीं तो आसिफ आसिफ पुकार देख। आसिफ दौला के ज़माने का शेर था। खाली पड़ा है खाने दौलत वज़ीर का, बावर नहीं तो आसिफ आसिफ पुकार देख। 3 दिन से कराची की खाक छान रहा हूँ, जॉन एलिया ने तुम्हारे घर का पता दिया था और ताकीद की थी कि तुमसे मिले बगैर ना हूँ, सो आ गया। कराची कैसा लगा। यूँ लगता है मेरी आधी से ज़्यादा शायरी कराची पर है।
अंधेर नगरी है अनवर मियाँ, इस दश्त में ऐ सैल संभल ही के कदम रख, हर सिमत यहाँ दफन मेरी तशना लबी है। क्या कहिए अपने अहद में जितने अमीर थे, टुकड़े पे जान देते थे सारे फ़कीर थे। मेरी इस खराबे में क्या आबाद होवे कोई, दीवारों दर गिरे हैं वीरा पड़े हैं घर सब। सुन रहे हो? जी 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 जी। रोशन है इस तरह दिले वीरा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। अब खराबा हुआ जहाँ आबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। तुम लोगों के हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुकात हैं? अमीर जी जैसे आपके खान आरजू के साथ थे। नाश्ता करेंगे? अगर नाश्ता कर चुका होता तो दोपहर में आता, पहले शराब पीऊँगा। मीर जी सुबह 7 बजे शराब? डॉक्टर फारूकी ने लिखा है आपके शराब का शौक़ फर्जी है। इस बात का जवाब मैं शराब पी कर दूंगा। सुबह 7 बजे शराब? 2 दिन से नहीं मिली अनवर मियाँ, पहले खाली जगह को पुर करूँगा, फिर जी चाहा तो नाश्ता कर लूँगा। कुछ घबराए हुए लग रहे हो? नहीं मीर जी, घबराने की क्या बात, बेगम है। जी हाँ, मगर वो मुल्क से बाहर गई हुई हैं। एक ही हैं? जी हाँ। डरपोक हो? नहीं मीर जी, बेगम बहुत बहादुर हैं। अनवर मियाँ बच्चे हैं? जी, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों की शादियां हो चुकी। अरे फिर तो तुम आज़ाद हो। अनवर अभी नहीं, बेगम की भी कहीं हो जाए उसके बाद आज़ाद हो जाऊंगा। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि आप शराब पीते। मियाँ बात सुनो, हो सिर्फ शराब काश साकी, ये शीशे उम्र जो है बाकी। मैंने कहा कि शराब के बारे में और लोगों के भी शेर अच्छे हैं। हौज़े कौसर पे जा निकलता है यही रास्ता शराब खाने का। बोले दूसरों के शेर मुझे मत सुनाओ, शराब है कि नहीं? बोले आपको, मैंने कहा आपको मेरे कमरे में आना होगा। आप ही ने कहा था कुछ सूझता नहीं है मस्ती में मीर जी को, करते हैं पोजगोई पीकर शराब क्या क्या। बात सुनो, बेगम तो घर पे है नहीं, कोई और है? जी नहीं। इसका मतलब है सिर्फ हम दोनों हैं। मियाँ पोजगोई में जो लुत्फ़ है वो बाद नसीम में भी नहीं है, वो चली जाती है, पोजगोई याद रहती है। मेरा कमरा ऊपर है, चलो ये मेरा कमरा है। मेरे साथ किताबें बहुत हैं। गालिब 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 गालिब, इकबाल 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 इकबाल। मीर जी सबसे ऊपर के खाने में आप हैं, पहले आप फिर गालिब फिर इकबाल। आप दीवान पे तशरीफ़ रखें। क्या ज़ौक़ का है? माफ़ कीजिएगा, मैं तख्त को दीवान कह गया। बात यह है अनवर मियाँ, मैं तख्त पे कभी नहीं बैठा। कैसी बात करते हैं मीर जी? आप ही ने कहा था अफ़यून ही के दिल शुदा हम रूसिया हैं, खुद तख्त कुछ दिमाग तो फिर बादशाह हैं। तुझे मेरे कोई माकूल शेर याद नहीं? सैकड़ों याद है। मौलाना आज़ाद ने आबे हयात में लिखा था, बात सुनो, वो मौलाना आज़ाद था और मैं असीर, और जो शख्स हयात को आबे कहे मैं उसे मौलाना ही नहीं मानता। बताओ, एक शिया को सुन्नी बना दिया। शराब ले आओ। ये रही बोतल और ये है चांदी का कटोरा। बर्फ़ व पानी चाहिए? नहीं, रहने दो, कटोरे से काम निकल जाएगा। वाह 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 मियाँ, जीते रहो। कौन सी शराब है? 21 साल पुरानी विलायती। ये बोतल कितने रुपए में मिल जाती है? इस सवाल की ज़रूरत नहीं थी, माकूल लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते। फिर भी कितने की? जितनी किताबें आप गालिब इकबाल और अपनी देख रहे हैं उन सब की कीमत से 20,000 रुपये महंगी है। क्या कसीदे लिखते हो? मियाँ क्या शराब है, पहला घूंट आफताब की तरह गुरूब हुआ, पता ही नहीं चला कहाँ घुस गया। तुम मुझे कैसा शायर समझते हो? सच बताऊं, मैं आपको गीला शायर समझता हूँ। क्या मतलब गीला? पूरी कुल्लियात मीर साहब आपकी आंसुओं से भरी हुई है। बात सुनो अनवर, मुफसिदों और शरपसंदों को जिस माशरे में उरूज हासिल हो वहाँ बासलाहियत लोग सिर्फ रोते रहते हैं। कुछ नहीं था मेरे पास, मेहमान मीर मत हो ख़ाने फलक पे हरगिज़, खाली ये महरो महकी दोनों रकाबियाँ हैं। बहुत अच्छा शेर है मीर साहब, मुझे याद है इसलिए मुकर्रर नहीं कहा मैंने। आपने रकाबियाँ कहा, नज़ीर रोटियाँ कह चुके हैं। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरो माँ हक़ ने बनाए हैं काहे के? वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चाँद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। इस तरह की बात नज़्म में कहना आसान है, बहुत देर बाद रोटियाँ आईं। तुम मेरे रोने की बात कर रहे थे ना, कुछ अशार याद है मेरे रोने वाले? सुनिए। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए, बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए,
बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। ऐ अब्र तर तू और किसी सिमत को बरस, इस मुल्क में हमारी यही चश्मे तर है बस। देखो अनवर, किस अंदाज से मैं शहर से निकलकर पूरे मुल्क पर आ गया। मीर जी मुसफ़ी ने भी कहा था, और ही अंदाज का है ये रोना, अब्र इस तरह चश्म तर तो करो। मुसफ़ी की हर गज़ल में कहीं ना कहीं तुम्हें मीर मिल जाएगा। मीर जी मगर मुसफ़ी ने एक जगह लिखा है, मुसफ़ी कर ये गज़ल मैं लिख के भेजूँ लखनऊ, मीर रखते ताज़ा गोई तह करे दीवान समीत। ग़ुलाम को इस तरह का शेर नहीं लिखना चाहिए था। क्या मतलब? उसका नाम था ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। तो मेरे शेर सुनाओ और मेरे सामने किसी और शायर का जिक्र मत करो। अनवर मियाँ, मैं फ़कीर था। मीर साहब, मुसफ़ी का एक शेर तो और सुनाऊँगा। आपने कहा है ख़ुद को फ़कीर। मुसफ़ी ने कहा था, करता हूँ सवाल जिसके दर पर आती है यही सदा कि फिर मांग है। अबे क्या तू अमरोहे की पैदावार है? नहीं जी, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है। आपकी बात मानता हूँ, मुसफ़ी की शायरी में आपका ख़याल बहुत है, मगर बयान का अंदाज़ मुख्तलिफ है। मुसफ़ी ने कहा था, रात आँखों में कटी मुझको जुदाई तेरी, मैंने एक पल भी तो मिशका को ना मिशका पे रखा। मगर आप पहले कह चुके हैं मीर साहब, फ़िराक आँख लगने की जा ही नहीं, पलक से पलक का आशना ही नहीं। मैंने कहा इश्क करना आसान काम नहीं है मीर साहब। मीर, मुझे मालूम है तभी तो लिखा था, कदम दश्ते मोहब्बत में न रख मीर, कि सर जाता है गामे अव्वली पर। तरीक़े इश्क में है रहनुमा दिल, पैगंबर दिल है क़िबला दिल, खुदा दिल। इकबाल को पढ़ा आपने? मीर जी, पढ़ा, मगर शायद इकबाल ने मुझको बहुत पढ़ा। मेरा मुलाजिम आता है और कहता है वही रक्शे वाला आया है और कह रहा है तकी को बाहर भेज दो। दो छोटे छोटे लफ्ज़ आगे पीछे लगाए थे, वो मैं भूल गया। मैंने कहा मीर तकी मीर कहा होगा। अनवर मियाँ, रक्शे वाले को ऊपर बुला लो। रक्शे वाला ऊपर मेरे कमरे में आता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। मीर साहब कहते हैं बेटा मेरे साथ बैठ जाओ। मेरे इसरार पर वो मीर जी के साथ बैठ जाता है। फिर गौर से कटोरे को और शराब की बोतल को देखता है। ओहो भाई तकी, कटोरे में शराब चल रही है। मीर साहब तुम भी पियो बेटा। रक्शे वाला, फिर रक्षा के अनवर मकसूद चलाएगा। मियाँ कहाँ के हो और नाम क्या है? वहीं के हैं यहाँ के तुम हो। दादा परदादा आगरे के थे, अब्बा आगरे से दिल्ली आ गए, मगर तुम्हारी तरह दिल्ली से लखनऊ नहीं गए, कराची आ गए। लखनऊ जाते तो मज़ार की जगह भी नहीं मिलती। मेरा नाम हसन है। वालिद क्या करते थे? भाई तकी कुछ नहीं करते थे, बस तुम्हारी शायरी अम्मा को सुनाते रहते थे। ज़मीन पर लेट के उल्टे हाथ का तकिया बना लेते थे और तुम्हारा शेर पढ़ते थे, आगे किसू के क्या करें दस्ते तमे दराज, आगे किसू के क्या करें दस्ते तमे दराज, वो हाथ सो गया है सराहने धरे धरे। अम्मा को तुम्हारे शेर बहुत याद है। अम्मा ने तुम्हारे लिए रात का खाना पकाया है, दिल चाहे तो अम्मा से मिल लेना और खा भी लेना। वैसे भाई तकी, तुम्हारी शायरी ने तमाम शायरों को अदब के मलबे के नीचे दबा दिया है। बेटा मेरी शायरी के बारे में मैं हसन मियाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? एक रक्षा चलाने वाला उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर के बारे में क्या कह सकता है? हसन मियाँ कुछ तो कहो। भाई तकी, जो ज़बान अम्मा अब्बा और हमारे दूसरे ख़ानदान वाले घर में इस्तेमाल करते थे, तुमने उसी ज़बान को शायरी की ज़बान बना दिया। ईमान से ऐसा लगता है दो आदमी किसी मज़ार की सीढ़ियों पर बैठ के बात कर रहे हैं। एक अपनी ज़िंदगी से बेजारी पर रोए जा रहा है और दूसरा बदबख्त उसको तसल्ली भी नहीं दे रहा है। मुझे तो ये महसूस होता है भाई तकी, तुम अपनी शायरी में हम जैसों का हाल बयान कर रहे हो और हमसे बातें कर रहे हो। मीर, हसन मियाँ पढ़े लिखे हो, रक्शे वाला भाई तकी तुम्हारी तरह ही है ना। तुमने मैट्रिक किया ना हमने, मगर तुम्हारा एक शेर है, शेर मेरे हैं सब ख़वास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। हसन मियाँ तुमसे एक बात कहूँ, जिन जिन लोगों ने मुझ पर लिखा वो मैंने पढ़ा, मगर अली मौला की कसम जितना तुम मुझे जानते हो उतना शायद कोई नहीं जानता। रक्शे वाला भाई तकी शर्मिंदा मत करो और शराब कम पियो, क्योंकि कराची में तुम्हारे दौर की दिल्ली वाला मंजर लौट आया है। सारे शहर में लश्कर घूम रहा है। अगर किसी सिपाही ने रक्षा रोक कर तुम्हें सूंघ लिया और वो खुद शराबी ना निकला तो अंदर कर देगा। जब तक कराची में रहो भंग पियो, क्योंकि यहाँ के वज़ीर आला भंग पीते हैं, उसकी इजाज़त है। हुकूमत सिंध ने भंग पीने वालों को पकड़ने के इख्तियारात फ़ौज को नहीं दिए। अनवर मकसूद से क्या बातें हो रही थी? मैं मीर जी से पूछ रहा था आपने इकबाल को पढ़ा है? तो मीर जी कहने लगे पढ़ा, मगर यूँ लगता है इकबाल ने मुझे ज़्यादा पढ़ा है। अनवर मियाँ, मैंने लिखा था मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम इतने किए जमा तो दीवान किया। इकबाल ने कहा खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगर न शेर मेरा क्या है शायरी क्या है। रक्शे वाला भाई तकी कोई और नकल सुनाओ जल्दी से। अनवर, हसन मियाँ नकल नहीं कहते, सोच एक ही है। मीर, मैंने लिखा मस्जिद में इमाम आज हुआ आके कहीं से, कल तक तो यही मीर खराबात नशीं था। इकबाल ने कहा जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते हैं। रक्शे वाला भाई ताकि ये तो कार्बन का भी है। अनवर हसन मियाँ ऐसी बात नहीं करते, इकबाल अपनी सदी के सबसे बड़े शायर थे। भाई ताकि कुछ और हो जाए,
मीर मैंने लिखा, फरियाद इन्हीं रंगों है गुलजार में हर सुबह, बुलबुल ने मेरी तर्ज़ सुखन साफ उड़ाई। इकबाल ने कहा, उड़ाई तूतियों ने। रक्षा वाला, किसने उड़ाई? मीर तूतियों ने। भाई तक साफ बोलो, टुन हो, समझ में नहीं आ रहा है। हसन बात सुनो, उड़ाई तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़ हुआ मेरी। अच्छा अनवर मियाँ, आप इजाज़त दो, मीर साहब आप कराची रह जाएं, मुश्किल है। मीर मिल मिल के हुए तुमसे बहुत खुश प्यारे, इस खराबे में मेरी जान तुम आबाद रहो। वो दोनों चले जाते हैं। ये तो मीर साहब थे। मीर साहब पे मैंने काम किया, गालिब पे भी, सौदा पे भी। अहमद फराज का नाम सुना होगा आपने। फराज साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी। वो मुझे मिले बगैर ऊपर चले गए और वहाँ से ख़त लिखा, अनवर तुमसे मिले बगैर ऊपर आ गया। इस्तकबाल करने के लिए फैज़ और जॉन एलिया आए। जॉन को देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि जॉन ने तो मुझे ज़मीन पर ही शायर नहीं माना था। फैज़ साहब ने कहा, फराज यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर हैं। मगरिब के बाद तुम्हें मिर्ज़ा गालिब ने बुलाया है, रात का खाना अल्लामा इकबाल के यहाँ है। मैंने कहा, फैज़ साहब मिर्ज़ा गालिब ने मगरिब के बाद क्यों बुलाया है? कहने लगे, तुम जानते हो मगरिब के बाद क्यों बुलाया जाता है, वो तुम्हारा शौक़ है। तो फराज ने कहा, नहीं, मैं मगरिब के बाद अल्लामा से मिलने जाऊँगा। तो जॉन कहने लगे, फराज मगरिब के बाद अल्लामा भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। मगरिब के बाद मैं और फैज़ साहब मिर्ज़ा गालिब के घर पहुँचे तो हमने देखा कि मिर्ज़ा के कमरे में इतना बड़ा हुजूम अनवर पाकिस्तान के मरे हुए शायरों का था, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जगह नहीं थी। मैं और फैज़ साहब बरामदे में गालिब के साथ बैठ गए। मैंने मिर्ज़ा से कहा, मिर्ज़ा आपकी गज़ल का एक मिसरा आज समझ में आया मेरी। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मगर यहाँ बार अंग्रेज़ी का लग रहा है। यहाँ बार मुझे अंग्रेज़ी का लग रहा है। मिर्ज़ा ने कहा कि फराज मैं क्या करूँ, जानता भी नहीं हूँ, आ जाते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। मिर्ज़ा को खुदा हाफिज़ कह के हम अल्लामा के घर गए और अनवर, मैं और फराज इतने खुश हुए जब हमने देखा कि अल्लामा के साथ मोहतरमा बेनज़ीर बैठी हुई हैं। मैं, बेनज़ीर, फैज़ साहब और अल्लामा पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तक़बिल पर बात करते रहे। अचानक बेनज़ीर ने अल्लामा से कहा, अल्लामा जो ख्वाब आपने देखा वो तो पूरा ही नहीं हुआ, और जो ख्वाब आसिफ ने नहीं देखा वो पूरा हो गया, तो ये कैसा मुल्क है? तो फैज़ साहब ने कहा, बीबी यही जमहूरियत है। जमहूरियत में लोग जिसको चाहें, जिसको पसंद करें, जिससे मोहब्बत करें, उसी को हक़ है इस कुर्सी पर बैठने का, बाद में पसंद करने वालों की किस्मत। अल्लामा ने मुझसे कहा कि फराज करोड़ों मदाहों को छोड़ के आए हो, कुछ कह के आए हो उनसे। मैंने अपना एक शेर सुनाया, हंगामे महफिल है कोई दम के चला मैं, हंगामे महफिल है कोई दम के चला मैं, साक़ी मेरे सागर में ज़रा कम के चला मैं। अपना शेर सुना के मैं उस कमरे में चला गया जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। रात भर नींद नहीं आई, तुम लोग बहुत याद आए। सुबह के 5 बज गए, अचानक दरवाजे पे ठक ठक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैडम नूर जहाँ खड़ी थी। कहने लगी, फराज आने में बड़ी देर लगाई। मैंने कहा, यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आता है मैडम, एक वक्त लिखा होता है उसी पे आया जाता है। तुम सुबह 5 बजे यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, हम फैज़ साहब का 100 साला जश्न पैदाइश मना रहे हैं मैदान हशर में, जो आगा हशर के घर के पीछे है। मैं फैज़ की गज़लें गा रही हूँ, नुसरत फ़तेह अली फैज़ की नज़में गा रहे हैं, नज़ीर अकबर आबादी मेहमान ख़ुसूसी हैं और हाफिज़ सदारत कर रहे हैं। और हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि इस प्रोग्राम की मेज़बानी अगर अनवर मकसूद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि मैडम क्या पागल हुई हो, जो हालात पाकिस्तान के हैं अभी अनवर को वहाँ रहने दो। 2 साल बाद जब हम फैज़ का जश्न पैदाइश मनाएंगे तो उस प्रोग्राम की मेज़बानी अनवर ही करेंगे। तुम्हारे ना आने का मुंतज़िर, अहमद फराज। दिलावर फिगार हमारे यहाँ, आप कई दफ़ा आप सुना होगा आपने उनको, बहुत अच्छे और मज़ाहिया शायर थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तो एक वक्त उनके पास लोगों को लिख के देते थे वो। तो एक वक्त में 2 लोग आ गए उनके पास कि हमें लिख के दे दीजिए। एक को सेहरा चाहिए था, एक को मरसिया चाहिए था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी लिखा और कागज़ ऐसे फाड़ने के बजाय ऐसा फाड़ दिया।
तो वो जो सेहरा पढ़ने के लिए गए तो उनका एक मिसरा सेहरे का हो गया, एक मरसे का हो गया। अब उन्हें पता ही नहीं, अब जाके शादी में पढ़ रहे हैं वो, अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, सेहरे का मिसरा था। अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, दूसरा मिसरा मरसे का लग गया, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। और ये चलती जाती है नज़म। और आखिरी शेर है उसका, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे, दूल्हा दुल्हन आ गया शेर का, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। दूसरा मरसिए का आ गया, तुम क्या रहोगे जब ना रसूल खुदा रहे। चले बस जाने से पहले, क्योंकि इतने अच्छे लोग, बड़ी मुद्दत बात मुझे नज़र आए। अनवर भाई, आप हिंदुस्तान पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और संजीव साहब, ज़मरुद मुग़ल की मोहब्बत के साथ साथ आप हाज़रीन की मोहब्बत इनको खींच के लाई है। आप क्यों हिंदुस्तान कभी नहीं आए? हिंदुस्तान, एक तो मुझे पॉप गाना नहीं आता और राहत के पीछे मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। जानते किस किस को हैं? मेरी यहाँ M.F. हुसैन साहब से बहुत दोस्ती थी, M.J. अकबर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पंडित जी से, नेहरू साहब से बहुत दोस्ती थी, किताबों के ज़रिए, मैं कभी मिला नहीं। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त तो जवाहरलाल नेहरू हैं। HMV में काम किया, दुबे जी, लता जी, आशा जी के साथ बहुत। मैं आपसे एक बात कहूँ, टेस्ट मैच हो रहा है लॉर्ड्स में, मैं लता जी के फ्लैट में बैठा हुआ हूँ सरे में, गावस्कर ने मिडिल स्टंप ली और बोथम गेंद कर रहा था, तो एक गेंद उसने मिडिल स्टंप से लेके ऑफ की तरफ कराई, तो गावस्कर ने बैकफुट पे आके उसको जाने दिया। लता जी ने कहा कि अनवर जी, गावस्कर ने मिडिल स्टंप पे खेल रहा है, बोथम ने अगर गेंद लेग स्टंप से बाहर कराई तो ये आउट हो जाएगा। तीसरी गेंद बोथम ने लेग स्टंप के बाहर फेंकी, जो अंदर गई और ये बोल्ड हो गया गावस्कर। तो मैंने कहा कि एक बात बताएं, आपको गाने का शौक़ है ज़्यादा या क्रिकेट का? तो उषा उनकी बहन थी, बोले अनवर जी क्रिकेट का ज़्यादा है, बहुत जानती हैं क्रिकेट के बारे में। अब एक बात, अमन की आशा वाले यहाँ आते हैं हर साल, बहुत लोग आए, हज़ारों लोग। आप उससे क्यों वाबस्ता नहीं हुए कभी? तो मैंने इनकार किया कि मैं अमन की आशा में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जब तक मुझे अमन के भोसले नहीं बुलाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका पूरा नाम है आशा भोसले। अकेली आशा कुछ नहीं कर सकती। ये अमन के भोसले जो हैं, बड़े बड़े फौजी, सदर, वज़ीर आज़म, जब ये लोग बुलाएंगे जब जाऊँगा मैं। तो नाराज़ हो गए मुझसे, फिर मैं नहीं आया। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद अकन से है, मैं पैदा हुआ हैदराबाद में। नाना अव्वल ताल्लुक़दार थे, कमिश्नर होते हैं वहाँ के, दाग के शागिर्द थे और शायरी करते थे। पाकिस्तान जब गए तो हम लोग सिर्फ अपने साथ 10,000 किताबें लेके गए और घर दे गए किसी को जो मुलाजिम थे, सारा सामान सब कुछ छोड़ गए, सिर्फ किताबें ले गए और किताबें काम आई। किसी ने पूछा मुझसे वहाँ कि आप 10 भाई बहन हैं, ज़हरा निगाह मेरी बहन है बड़ी, ज़ुबैदा तारिक वो कुकिंग करती हैं, मेरी बेगम इम्मो खुद लिखती हैं, बजिया फातिमा जो गुजर गई अभी 3 दिन पहले, मैं जिनकी वजह से कल नहीं आ सका यहाँ, सब लिखते पढ़ते ही हैं। तो किसी ने कहा कि आप 10 भाई बहन हैं, इतनी मोहब्बत कैसे है आप में? तो मैंने कहा कि इसकी इतनी मोहब्बत 10 भाई बहनों में वजह यह है कि माँ बाप न ज़मीन छोड़ के गए, न गाड़ी, न बैंक में पैसा, न कुछ, न मकान, सिर्फ हम लोगों को छोड़ गए। मोहब्बतें जब बढ़ती हैं, जब जायदाद का चक्कर चलता है, तो हम क्या करेंगे? बस जाने से पहले चलिए मैं आपको एक खत सुना देता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अल्लामा इकबाल की बरसी मनाई, 21 अप्रैल को उनका इंतकाल हुआ था। तो मैंने अल्लामा को तफसील लिख के भेजी कि टेलीविज़न आपकी बरसी के मना रहा है, ये प्रोग्राम है। तो अल्लामा का ख़त आया, अनवर मियाँ तुम्हारा ख़त मिला, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बड़े लोगों की बरसी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो ज़िंदा रहते हैं, उनके सिर्फ पैदाइश का दिन मनाया करो। क्योंकि मैं कोई छोटा आदमी नहीं था। अब पाकिस्तान टेलीविज़न अगर मेरी बरसी मनाना चाहता ही है तो 21 अप्रैल के बजाय 25 मार्च को मनाया करें, जिस दिन मशरक़ी पाकिस्तान तुमसे अलग हुआ। मैं शायर मशरक़ ज़रूर था, मगर उसका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं था। ये खिताब मुझे तुम लोगों ने दिया था। मेरे दोस्त मेरे पास आए और कहने लगे, अल्लामा तुम सिर्फ शायर मशरक़ हो। मैं खामोश रहा, क्या जवाब देता।
फिर तुम लोगों ने क्या किया कि मुझे मशरिक़ से निकाल के बर्र सग़ीर का शायर बना दिया। वही लोग मेरे पास आए और कहने लगे अल्लामा अब तो सब कॉन्टिनेंट के शायर हो। फिर भी मैं खामोश रहा। 14 अगस्त 1947 को फिर वही दोस्त आए कि अल्लामा अब तुम एक मुल्क के शायर रह गए। मैंने पहली मरतबा उनसे कहा कि बैठो, किसी भी शायर के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक सरजमीन उसके नाम से पहचानी जाए, एक वतन उसके नाम से पहचाना जाए। अनवर मियाँ, मैंने पाकिस्तान की मिट्टी की झलक उस मिट्टी में देखी थी जिसमें तराबलस के शहीदों का लहू मिला हुआ था। मैंने पाकिस्तान के सरजमीन की झलक उस दुआ में देखी थी जो मैंने मस्जिद करतवा में बैठ के मांगी थी। मगर तुम कमबख्तों ने 1971 में मुझे सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का शायर बना दिया। जिस तेज़ी से तुम मुझको और मेरी शायरी को कम कर रहे हो, मैं सिर्फ उस दिन से डर रहा हूँ जिस दिन लाहौर टेलीविज़न से ये अनाउंसमेंट हो कि अब आप फरीदा खानम से इकबाल सियालकोटी का कलाम सुनिए। जो कुछ भी मैंने तुम लोगों के लिए किया कभी उसका सिला नहीं चाहा। छोटे बच्चों की ज़बानी लब पे आती है दुआ सुनकर मुझे ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया हो जाती थी। किसी ने बताया है मुझे कि तुम्हारी पहुंच सरबराहों तक है, इस दफ़ा इस्लामाबाद जाना तो उनसे कह देना। 2 बातें मेरी तरफ से। पहली तो ये कि जो भी सरजमीन बची हुई है, मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, मुल्क मुल्क होते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में तुम्हारे दिल में जितनी अपने परचम की इज़्ज़त है उतनी ही भारत में किसी भी इंसान के लिए अपने परचम की इज़्ज़त होगी। जितनी मोहब्बत भारत में रहने वाले को अपनी ज़मीन से होगी उतनी ही मोहब्बत पाकिस्तान में रहने वाले को अपनी ज़मीन से होगी। पड़ोसी मुल्क हैं, मगर जितनी ज़मीन बची हुई है अनवर, अपने सरबराहों से कहना कि उसको ज़मीन ना समझें, उसको प्लॉट समझें, क्योंकि तुम्हारे सरबराह प्लॉट की हिफाजत कर सकते हैं, ज़मीन की नहीं कर सकते। तुम्हारा मोहम्मद इकबाल। खुश रहे आप लोग। मैं आपको बता दूंगा, चले ना बस वो कि हम लोग गाने एक ही सुनते हैं। कराची में या पूरे पाकिस्तान में सुबह किसी भी घर की खिड़की खुलती है तो कुरान शरीफ की क़िरात के बाद जो आवाज़ आती है वो आएगा आने वाला, या ठंडी हवाएं लहरा के आएँ, या चंदा रे जा रे, ये गाने सारे आते हैं। या मतलब नौशाद साहब, ओ.पी. नैयर साहब, शंकर जयकिशन। भारत में मेहदी साहब की आवाज़, मैडम की आवाज़। किसी ने मुझसे पूछा, मैडम आई थी हिंदुस्तान, बहुत ही माशाल्लाह इस्तक़बाल हुआ था उनका। तो भारत में जब लास्ट टाइम आया था तो किसी ने कहा कि अनवर साहब, मैडम के गाने में और लता जी गाने में क्या फ़र्क है? तो आपको तो म्यूज़िक का पता है बहुत। मैंने कहा बहुत फ़र्क है। जब लता जी गाती हैं तो लगता है मंदिर में बैठ के गा रही हैं, और जब मैडम गाती हैं तो लगता है नहाते हुए गा रही हैं। मैडम जी खुल के गाती हैं बिल्कुल भी। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो भारत से ताल्लुकात हम लोगों के वैसे तो लगता है क्या कर सकते हैं। राजीव गांधी साहब और सोनिया गांधी साहिबा पहली मरतबा पाकिस्तान आए तो बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि अनवर आप आके प्रेसिडेंट हाउस में एड्रेस कर दें। जब तक मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट हाउस कहाँ है। एतजाज़ हसन साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, बस उन्होंने फ़ोन पे इतना कहा कि अनवर यू हैव टू कम डे आफ्टर टुमारो एट 7:30। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। जिस तरीके से फ़ोन बंद हुआ, खैर मैं पहुँच गया। अब मैं पहुँच गया वहाँ तो बेनज़ीर और राजीव साहब काला कोट पहने हुए, और सोनिया जी मद्रास की कॉटन की साड़ी बहुत ही महंगी, और बेनज़ीर भी बहुत अच्छी लग रही थी, राजीव साहब भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलिए जी, मुझसे कहा गया आज कहने के लिए। तो कल रात में आ गया था, मैं होटल में ठहरा तो 2:30 बजे रात के इंटेलिजेंस के आदमी आए मेरे पास कि आप क्या पहनेंगे। मैंने कहा मैं कपड़े पहनूंगा। तो कहने के नहीं, आप तो कोल्हापुरी चप्पल, जीन्स और कुर्ता पहनते हैं, कोशिश कीजिएगा जैसे कपड़े वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान पहनते हैं वैसे कपड़े पहने। मैंने कहा जाहिर है अब जैसे कपड़े वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहनती हैं ऐसे तो मैं नहीं पहन सकता। तो इसमें राजीव और बेनज़ीर दोनों हंसे ज़ोर से। आपके नरसिम्हा राव थे फॉरेन मिनिस्टर उस ज़माने में। मैंने कहा बात यह है कि इकबाल के शेर से शुरू करूँगा मैं। चाहिए खाने दिल की कोई मंजिल खाली, शायद आ जाए किसी दिन कोई मेहमान अजीज़। मेहमान अजीज़ राजीव गांधी साहब। और मैंने फिर रब के 4-5 लोगों के नाम लिए। मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप का सिर्फ एक मज़ा है, एक आदमी का नाम लो और तकरीर शुरू कर दो।
जमहूरियत में ये 50 लोग जो बैठे हुए हैं स्टेज पे, मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा। मुझे नाम याद नहीं है किसी का। मुझे भारत के किसी वजीर का पता नहीं था सिवाय नरसिम्हा राव के अलावा। तो मैंने कहा कि एक बात कहूँगा, आप लोग बुरा न माने, क्योंकि तकरीर में लिख के नहीं लाया हूँ। पाकिस्तान में भी एक चैनल है टीवी का, पीटीवी। भारत में भी एक चैनल है दूरदर्शन। और इन दोनों चैनल्स पर आफ्टर 9 PM ओनली PM। तो भारत के सदर और पाकिस्तान के सदर जो हैं, वो दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक चैनल और खुल जाए दोनों मुल्कों में, ताकि रहने वालों को मालूम हो कि सदर कौन है। मैंने कहा सर, अभी आपने कहा कि कश्मीर का फैसला हो गया है, सियाचिन के बारे में भी बात हो गई है, और मेरी नेक्स्ट विज़िट पे ये दोनों इश्यूज़ सामने नहीं आएंगे। सर सबने ताली बजाई। सर मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं आई। फैसला भी नहीं हुआ है और इंशाल्लाह हो जाएगा। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत रहा है, इसलिए हम लोगों को दूसरों के ख़त पढ़ने की आदत हो गई है। मैं आपको एक ख़त आपके नाना का, आपकी वालदा के नाम सुनाता हूँ, जो मैंने पढ़ लिया है। अब मेरे फॉरेन मिनिस्टर मुझे मना कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं मेरे पास जो ख़त आते हैं ये भी वही ख़त है। मैंने कहा पंडित जी इलाहाबाद में थे और इंदो कहते थे इंदिरा जी को। इंदो का मतलब है चांद। उनका इंदो, तुम मसूरी की बुलंदियों पर हो और मैं इलाहाबाद के मैदानों की बस्ती में। मेरी जान, अब उस तरह साथ बैठ के तो बात करना मुश्किल है, मगर इंदो मैं तुझे ख़तों के ज़रिए छोटी छोटी बातें लिखता रहूँगा, छोटे छोटे मुल्कों के बारे में लिखता रहूँगा, जिन छोटे मुल्कों से मिल के ये सारी दुनिया बनी है। भारत, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, मगर मेरी बेटी सारी दुनिया के सामने बहुत छोटा है। जब तक हम छोटे मुल्कों के रहने वालों के हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, हम भारत में कभी खुश नहीं रह सकते। इस बात का ख्याल रखना। मैंने कहा राजीव साहब, ख़त मैंने पढ़ा है, इसमें एक लफ्ज़ ना इधर है ना उधर है। सिर्फ ये ख़त्म जब हुआ ख़त, तो श्रीलंका के एम्बेसडर ने ताली बजाई खड़े होकर। तो मुझे अच्छा लगा, अकेले एक आदमी खड़े हुए, वो श्रीलंका के एम्बेसडर थे। तो मैंने कहा कि शुरू मैंने किया था अल्लामा के शेर से। आज पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह और आपकी फ़ौज के सरबराह दोनों साथ बैठे हुए, मैं जाफ़री साहब के शेर पे एंड करूँगा, अली सरदार के। खुदा करे कि ये शबनम यूं ही बरसती रहे, ज़मी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर इल्मी अदबी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट्स करें।